तो दिलचस्प लड़ाई होगी अगर प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव आमने सामने होते हैं। लेकिन एक लड़ाई सीट बंटवारे को लेकर भी चल रही है। सबसे पहले देखिए, एनडीए में बैठकों का दौर हुआ। बिहार पर एनडीए की बैठक हुई है। नड्डा के घर यह बैठक हुई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे। उसके बाद बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान, ये सारे नेता इस बैठक के लिए पहुंचे। और फिर जीतन राम मांझी पहुंचे क्योंकि मांझी खुश नहीं है अभी तक सीट बंटवारों को लेकर। कल तक खबर थी कि चिराग खुश नहीं है, चिराग रूठे हुए हैं। आज खबर आई कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी खुश नहीं है। क्या एनडीए में सीट बंटवारे पर कोई पेच फंसा है? आखिर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं, देखिए। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर रूठने मनाने का खेल चल रहा है। रूठे चिराग को मनाने के बाद कुशवाहा मांझी के रूठने की बात आ रही है। दिल्ली पहुंचने से पहले पटना में ही कुशवाहा ने संकेत दिए। कुशवाहा ने साफ साफ कहा, सीटों पर बातचीत अधूरी है। इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए। कुशवाहा 20 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्हें 6 सीटें मिल सकती हैं। मांझी ने पहले ही 15 सीटों की डिमांड कर रखी और इसको लेकर सोशल मीडिया पर दिनकर की कविता मांझी ने शेयर की थी, दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। जीतन राम मांझी संतोष सुमन के साथ दिल्ली पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से उनकी मुलाकात हुई। मांझी ने अब 10 विधानसभा सीटों की शर्त रखी है। पहले 15 मांग रहे थे, अब 10 पे आए। बिहार में सीट बंटवारे पर दिल्ली में बैठकों का दौर हुआ। जेडीयू 102, बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। चिराग को 24, मांझी को 10 और कुशवाहा को 6 सीट मिल सकती है। लेकिन बाकी दलों के दबाव की वजह से ये आंकड़े बदल भी सकते हैं। आइए सुनवा रहा हूं आपको, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। बातचीत पर सहमति के बारे में सहमति अभी नहीं बनी है, बातचीत अधूरी है, बातचीत का दौर जारी है। हम लोगों ने अपनी बात शीर्ष नेतृत्व के पास, जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व है, जो भी हम लोग से डायलॉग कर रहे हैं, उनके पास हम लोगों ने अपनी बात रख दी है। विकल्प हमारे पास खुले हैं, सभी विकल्प खुले हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक पुरानी कहावत है कि राजनीति में न किसी का कोई दोस्त होता है और न किसी का कोई दुश्मन होता है। बहुत सकारात्मक, बहुत अच्छी चर्चा हुई है और हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। जो भी यहाँ से गठबंधन को लेकर के, सीट को लेकर के या फिर सीट के चयन को लेकर के होगा, वो सब पे अंतिम निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का होगा। सब लोगों से वार्ता चल रही है और पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। जल्दी सब चीज आपके सामने है। सर, उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, सबने अपनी अपनी बात है। चिराग पासवान खुश हो गए सर? सब खुश। एनडीए में सब कुछ तय हो चुका है। एनडीए चट्टानी एकता के साथ बहुत ही पहले आगे बढ़ चुकी है। इसीलिए इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि ये केंद्रीय नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन ऑल इज वेल। एनडीए में जितने ज्यादा मुझे लगता है कि रस्साकशी हो रही है, हम लोग तो बहुत शांति से अपना काम कर रहे हैं। वहाँ पर तो सिर फटवल हो रहा है। चिराग कुछ बोल रहे हैं, मांझी कुछ बोल रहे हैं, कुशवाहा जी तो हमारी पार्टी में आ चुके हैं, तो वहाँ पे तो काफी रस्मकशा है। तो एनडीए नहीं, क्या इंडिया गठबंधन में भी यही हाल है सीटों को लेकर? देखिए क्या स्थिति है इंडिया गठबंधन में। महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर मारामारी है। 95% सीटों पर सहमति बन जाने का दावा है। 10 से 12 सीटों पर मामला अभी फंसा हुआ है। सीटों की अदला बदली को लेकर भी टकराव है। आज रात तक सहमति बनाने की कोशिश चल रही है। 1 से 2 दिन में आधिकारिक ऐलान हो सकता है। आरजेडी 134 से 135 सीटों पर लड़ सकती है। कांग्रेस 54 से 55 सीटों पर लड़ सकती है और सीपीआई एमएल 21 से 22, सीपीआई 6 और सीपीएम 4 सीट पर लड़ सकती है। मुकेश सहनी की पार्टी को 15 से 16 सीटें मिल सकती हैं। बाकी सहयोगी दलों को 6 से 7 सीटें। तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित करने पर माथापच्ची हो रही है। इसके साथ ही 3 डिप्टी सीएम पर भी फैसला हो सकता है। आइए आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा महागठबंधन के नेता क्या कह रहे हैं। हम सम्मानजनक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। सीट शेयरिंग एक ऐसा मुद्दा है, हर कोई अपना अपना हिसाब से मानता है, तो इसमें तो थोड़ा सा समय लगता है एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को समीकरण संभालने में।
हर व्यक्ति हर दल अपना समीकरण के हिसाब से सोचता है, तो अपने हिसाब से कर लेंगे। अब जो आरजेडी है वो टेक्निकल आरजेडी है, पहले जो आरजेडी थी वो मास आरजेडी। अब टेक्निकल चीजों में आप फंस जाइएगा तो लेट तो होगा भैया। 2+2 मैंने तो पहले भी कहा कि अपने सभी एलाइज को सम्मान दो। कांग्रेस के हक को, कांग्रेस के रेस्पेक्ट को राहुल गांधी के रहते कोई नहीं छीन सकता। मैं आपको बताऊं, जितने गठबंधन के घटक दल है उतना उप मुख्यमंत्री की मांग, उतने उप मुख्यमंत्री की मांग हो रही है। पानी में मछली और 9 कुटिया हिस्सा, है ना। तो अभी ये अवसर ही नहीं आएगा कि मुख्यमंत्री कौन होंगे और उप मुख्यमंत्री कौन होंगे। एक और बिहार में लड़ाई आपको देखने को मिलेगी और वो है प्रचार की लड़ाई। कल तक खबर यह थी कि योगी आदित्यनाथ डिमांड में है। आज खबर यह है कि अखिलेश यादव भी बिहार में प्रचार करने जाएंगे, यानी बिहार में अखिलेश बनाम योगी होगा। आज अखिलेश यादव पीडीए के एक प्रोग्राम में थे और बाकायदा कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच तो बिहार में भीषण लड़ाई होगी। यूपी के बाद अब बिहार में योगी अखिलेश आमने सामने। बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों प्रचार करते दिखेंगे। अखिलेश जहां महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, वहीं सीएम योगी एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में भी अखिलेश गए थे। राहुल तेजस्वी के साथ मंच शेयर किया था। इसी दौरान अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। उनका हम लोगों ने मिलकर बीजेपी को अवध में हराया था, इस बार बीजेपी हराने की मगध में आपकी जिम्मेदारी है। अखिलेश आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट नेताओं के लिए वोट मांगेंगे। राहुल तेजस्वी के साथ रैली में भी मौजूद रह सकते हैं। दूसरी तरफ योगी की सीमांचल में सबसे ज्यादा रैली होगी। 2020 में भी योगी ने बिहार में धुआंधार प्रचार किया था। योगी ने तब 18 विधानसभा सीटों पर रैलियां की थी, इसमें से 13 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। इस तरह योगी का स्ट्राइक रेट 72% यानी 72% था। तब दोनों गठबंधन में कांटे की टक्कर हुई थी। तब कांग्रेस 70 सीटों पर लड़कर 19 सीट जीत सकी। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 27% के करीब था। अगर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट तब योगी की तरह होता तो 2020 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाती। आइए अब आपको सुनवाता हूं, अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया, क्या वो बिहार जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए लोग हैं। ये जाति समीकरण को अर्थमेटिक बोलते हैं। ये क्या शब्द है? ये जातिवादी जो व्यवस्था लागू करते हैं उससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। बिहार चुनाव में जहां बुलाया जाएगा हम लोग जाएंगे। महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले, महिलाओं की शिक्षा को लेकर के हमेशा कदम उठाना चाहिए। आदि आबादी के बिना कोई भी समाज खुशहाल नहीं हो सकता। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको यूपी लिए चलता हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी ने किस पर डंडा चला दिया है। इस बार योगी के इंसाफ की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। पहली तस्वीर देखिए जरा। पिछले दिनों यह तस्वीर सामने आई थी अतीक के बेटे की, अली, जो कि जेल में था और जेल में भी वीडियो सामने आ गया। अगली तस्वीर देखिए। जेल के जब अंदर चला गया तो अंदर जब उसकी चेकिंग हो रही थी यह वीडियो भी सामने आ गया। अली ये बताओ, रास्ते में कोई दिक्कत हुई? रास्ते में कहीं दिक्कत हुई अली? जेल के अंदर मोबाइल ले जाना, कैमरे से वीडियो बनाना दोनों मना है, लेकिन उसके बाद भी ये वीडियो सामने आया। योगी तक ये तस्वीर पहुंची और उसके बाद योगी का चाबुक चला। इसी को योगी का खौफ कहते हैं। जिस अतीक परिवार ने पुलिस और प्रशासन को हमेशा ठेंगे पर रखा, जो अतीक अहमद कानून को अपनी ड्योढ़ी का सेवक समझता रहा, आज उसके बेटे की आंखों में छोड़िए कान और जुबान तक में दहशत दिखाई दे रही है। सताया जा रहा है, उससे बचा ले मुख्यमंत्री जी, और वो क्या कहेंगे? जब राज योगी का हो, राज कानून का हो, तो सिर्फ अतीक का बेटा ही काबू में नहीं होता, बल्कि उसे मीडिया से बात करने की इजाजत देने वाले भी काबू में होते हैं।
मसला सिर्फ मीडिया से बात की इजाजत का नहीं, बल्कि जेल के भीतर से अतीक के बेटे अली के वीडियो का है। चाहे वो पुलिस इंस्पेक्टर हो या कोई दूसरा अधिकारी, जवाब तो देना होगा कि माफिया के बेटे का वीडियो बना कैसे। अब देखिए, उस वक्त भी सवाल उठे थे कि जेल के अंदर का वीडियो कैसे आया। माफिया अतीक के बेटे अली की बयानबाजी इंस्पेक्टर को भारी पड़ गई। सस्पेंड कर दिए गए जेल शिफ्टिंग टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर, साथ ही इंस्पेक्टर अशोक के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू हो गई है। अली की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के बयान भी होंगे। अली को हाल में नैनी सेंट्रल जेल से झांसी शिफ्ट किया गया। अली ने जेल शिफ्टिंग के दौरान मीडिया के सामने बयान दिए। अतीक के बेटे की बयानबाजी को सुरक्षा में कड़ी चूक और बड़ी चूक माना गया। अली ने मीडिया से बात करते हुए सीएम योगी से अपील की थी। उसने कहा था जो होना था वो हो गया, हमें बचा लीजिए। अतीक के बेटे ने यह भी कहा था मुझे बेवजह और न सताया जाए। अली के झांसी जेल पहुंचने के बाद जेल परिसर का भी वीडियो आया। अली की फुटेज जेल के अंदर मोबाइल से रिकॉर्ड की गई, जबकि जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में मोबाइल पर पाबंदी है। अली पर 5 करोड़ की रंगदारी और उमेश पाल हत्याकांड का केस है। उसने 2022 में कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद से वो जेल में है। अब आपको सुनवाता हूं अली का जिस वक्त जेल शिफ्ट किया जा रहा था उस वक्त वो क्या कह रहा था। निवेदन है कि अब और ना सताया जाए, जो कुछ हो गया है सो हो गया, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले। बोलिए और बोलिए। जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री जी, और बोलना कहेंगे। अब बताइए, अपने होम डिस्ट्रिक्ट से पानी तक नहीं पीने दिया गया है। मानो क्या हुआ अली, क्या हुआ रास्ते में? पानी तक नहीं पीने दिया गया ना। जेल में तो खतरा, जेल में खतरा है नहीं है तो आप बेहतर जान रहे हैं, लेकिन अब होम डिस्ट्रिक्ट से इतना दूर भेजने की क्या वजह? आपको कोई दिक्कत हुई रास्ते में? क्या रास्ते में कोई दिक्कत? आप बताइए, इतने छोटे से चेम्बर में 5-6 आदमी बैठे हैं, बताइए दिक्कत नहीं होगी? किसी प्रकार का डर तो नहीं लगा? मैं जो हूँ लॉ का स्टूडेंट था, दिल्ली में पढ़ रहा था, अब फर्जी मुकदमे लगा के भेज दिया गया जेल। अब जेल में रहते हुए मेरे ऊपर 8 मुकदमे लगाए गए। तो सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया, न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए, भेज दिया गया वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर। अधिवक्ताओं के नाम पे आपसे कुछ लोग मिलने आया करते थे, बताया जा रहा है। आपके पास नगद मिला था पैसा? नगद मिला था पैसा भैया, कंपनी के लिए पैसा आया था। जेल में वो अलाउ है, अब उसको किसी दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। अधिवक्ताओं के नाम पे कुछ लोग मिलने आया करते थे? नहीं, वहाँ पर पूरा मैनुअल के हिसाब से मुलाकात होती थी, और जो अधिवक्ता है उनका वकालतनामा लगा होता। तो योगी के शासन में बराबर का इंसाफ होता है। एक तस्वीर और आपको दिखाने जा रहा हूं। महामंडलेश्वर को आप देख रहे हैं, जिन्होंने 2 अक्टूबर को खुद महात्मा गांधी की तस्वीर लगाकर उस पर गोली चलाई। उसके बाद इन पर आरोप लगा, इनकी गिरफ्तारी हुई थी, तब आरोप लगा कि ये महामंडलेश्वर हैं और ये उनके बॉयफ्रेंड अभिषेक, जिसकी हत्या का आरोप लगा महामंडलेश्वर पर, उसके बाद से फरार थी। अब इनकी गिरफ्तारी हो गई। महामंडलेश्वर पूजा को गिरफ्तार कर लिया है यूपी पुलिस ने। और आइए आपको बताऊं इन पर आरोप क्या थे और अब पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। जूना अखाड़े की पूर्व महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे गिरफ्तार हो गई हैं। अलीगढ़ के अभिषेक गुप्ता मर्डर केस में मुख्य आरोपी। यूपी पुलिस ने पूजा शकुन पांडे को राजस्थान से गिरफ्तार किया। पूजा शकुन पांडे पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। आरोप है कि उसने अवैध संबंधों और टीवीएस शोरूम में हिस्सेदारी की मांग ना पूरी होने पर अभिषेक गुप्ता की हत्या कर दी। ये आप अभिषेक गुप्ता को देख रहे हैं। बताया जाता है अभिषेक के साथ पूजा के अवैध संबंध थे और वो उससे जिद करती थी उसके साथ रहे। पूजा ने अभिषेक के टीवीएस शोरूम में भी हिस्सेदारी मांगी, लेकिन अभिषेक गुप्ता ने पूजा का नंबर ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद सुपारी देकर अभिषेक की हत्या करवा दी। अभिषेक और पूजा का परिवार पहले से एक दूसरे को जानता है। अलीगढ़ में अभिषेक गुप्ता की हत्या 26 सितंबर की रात हुई। बाइक पर आए 2 शूटर्स ने गोली मारी, अभिषेक का मर्डर किया। पूजा शकुन पांडे के पति अशोक पांडे पहले से गिरफ्त में हैं। गोली चलाने वाले 2 शूटरों में से एक गिरफ्तारी हो चुकी है। आइए अब आपको सुनवाऊं अलीगढ़ पुलिस क्या कह रही है।
रात्रि को इसमें सफलता मिली है और इनको जनपद भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है और इनको आज अलीगढ़ लाया जा चुका है। इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के पश्चात आज ही इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस केस की बहुत ही सूचना से सुपरविजन किया जा रहा है और अतिशीघ्र माननीय न्यायालय के समक्ष चार्जशीट दाखिल की जाएगी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। पिछले कई दिनों से हरियाणा में इस पर हंगामा हो रहा है। आईपीएस पूरन और घर में उनके गहमा गहमी है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, प्रोटेस्ट हुआ आज बाकायदा, अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। और साथ ही आईपीएस पूरन के घर आज देखिए खुद पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान। अनिल विज को आप देख रहे हैं। अनिल विज पहुंचे उनकी पत्नी से मिलने के लिए। पूर्व सीएम चन्नी पहुंचे। शोर शराबा खूब है, सियासत भरपूर है, नेताओं की कतार लगी है, बयानों का अंबार लगा है, लेकिन 5 दिनों बाद भी आईपीएस वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। परिवार वालों ने शर्त रख दी कि जब तक राज्य के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर यानी डीजीपी की बर्खास्तगी नहीं होती, तब तक न पोस्टमार्टम होगा, न ही अंतिम विदाई दी जाएगी। मुख्यमंत्री आईपीएस के सुसाइड के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई का भरोसा तो दे रहे हैं, लेकिन शायद परिवार को भरोसा नहीं हो रहा। सोचिए 5 से 6 दिन हो गए, अब तक आईपीएस का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। वाई पूरन कुमार का आज पोस्टमार्टम नहीं हो सका। शनिवार सुबह डेड बॉडी गवर्नमेंट अस्पताल से पीजीआई शिफ्ट की गई थी। परिवार ने कहा कि डेड बॉडी को उनकी मर्जी के खिलाफ शिफ्ट किया गया। पोस्टमार्टम की पूरी तैयारी थी, लेकिन परिवार ने इजाजत नहीं दी। इस बीच आईपीएस पूरन के परिवार और दलित समाज ने कमेटी बनाई है। कमेटी का कहना है तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा जब तक डीजीपी और रोहतक के एसपी अरेस्ट नहीं हो जाते हैं। इधर सरकार ने रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारिया को पद से हटा दिया है। माना जा रहा है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर भी छुट्टी पर भेजे जाएंगे। यह प्रशासन ने अब तक एक्शन लिया। सुनिए जरा शासन के एक्शन के बाद परिवार का क्या कहना है। हमारे बिना पूछे इन्होंने बॉडी शिफ्ट की है। ठीक है, हमारे साथ धक्का हो रहा है। एक डीजीपी लेवल का बंदा मर गया,